में अभियुक्तों ने इसको स्वीकारा कि वो मांस भक्षण भी करते थे। वो खाली मुहावरा नहीं था, वो व्यंजना नहीं थी, अभिधा में वो सत्य। ऐसे जघन्य कुकृत्य को जो मानवता पर कलंक है, उसको सरोज यादव जी ने उठाया है अपनी पुस्तक में और बड़ी बेबाकी के साथ कहा है। कुल 204 छंदों में यह पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक की शुरुआत होती है उस मानवता को एक बार जो है झकझोरते हुए कि क्यों चुप है, क्यों तटस्थ है, क्यों नहीं कोई बोलता, क्यों नहीं कोई इस पर आवाज उठाता। आप दिनकर जी की ही पंक्तियां मैं उधार लूं तो आप कह सकते हैं, समर शेष है अपराधी नहीं है केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो कहती हैं शुरुआत इस पुस्तक की होती है कि मौन साध कर क्यों बैठी हो वाणी री, कुछ बोलो तो धू धू कर जलती वसुंधरा ना दृग खोलो। और जहां ये पुस्तक समाप्त होती है वहां इस देश, इस राष्ट्र और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के मानव मूल्य, यहाँ का जो आदर्श मानव मूल्य का जो है देश रहा है ये भारतवर्ष, हमारी आर्ष परंपराएं, हमारा तमाम वैदिक और पौराणिक साहित्य जिन शिक्षाओं को हमें देता है, जिन्हें हमें उतारने के लिए वो कहता है, वो बहुत बड़ी और ऊंची ऊंची चीजें हैं। वसुधैव कुटुंबकम बहुत बड़ा मूल्य है, वसुधैव कुटुंबकम बहुत बड़ा मूल्य है। लेकिन क्या अंदर से हम खोखले होते जा रहे हैं? क्या भौतिकता की अंधी दौड़ में हम शामिल हो गए हैं? तो इन्हीं सब कारणों से ये जो संकट है, जो मानवीय मूल्यों में गिरावट है, उसे पुनः संजोने की कामना लेकर के कवयित्री ने समापन जब किया तो कहा कि पुनः बने स्वर्णिम चिड़िया और अपना प्यारा भारतवर्ष, हर कोने से मिटे अंधेरा, सर्वत्र व्याप्त हो सकल हर्ष। ये मंगल कामनेपन का दिखता है सर्वत्र अभाव। ये बहुत बड़ी बात है कि अपनों में भी अपनेपन का अभाव है। आज कोई किसी का नहीं है। और क्या बात है कि कुछ दिनों पूर्व तक सबको के होते थे, अपनापन होता था, वो प्रेम था, स्नेह था, लगाव था, लेकिन वो सब कहां चला गया? देश वही है, ये वही हम लोग हैं, लेकिन कहां चला गया वो सब? सुनील पर नारी के लाज बचावे बदे यही देश में गिधवो मर गई है। जो दूसरे की स्त्री की लज्जा को बचाने के लिए पक्षी अपना प्राण दे देता है। और सीता का आभूषण त्रेता में लक्ष्मण नहीं पहचान पाते क्योंकि उन्होंने चरण के सिवा कुछ देखा ही नहीं था। आज वही देश है, वही लोग हैं। आज निठारी का कांड क्यों होता है? आज ऐसी अखबारों में रोज सुर्खियां क्यों छपती हैं? जघन्य और अकल्पनीय घटनाएं क्यों होती हैं ऐसी? क्या हमारे अंदर कमी आ गई है? हम तब से बहुत साधन संपन्न हैं, भौतिक दृष्टि से हम बहुत आगे चले आए हैं, लेकिन ये केवल हमारा बुद्धि का क्षेत्र बढ़ रहा है, हृदय का क्षेत्र सिमटता जा रहा है। जब कभी हम अंतर करते थे आदमी और जानवर में, जो धारण करने योग्य है, जो हमारे लिए धारणीय है, जो उचित है, वही धर्म है। माने उचित अनुचित का जो विवेक पैदा करे। और वो क्या धारण करने योग्य है? अभी हमने बताया कि जो सूची बनी हुई है, उसी सूची में बना है कि ये चीजें हमको धारण करनी है, तो वो धारण करना ही यही हमारा धर्म है। कर्तव्य कर्म ही हमारा धर्म है। तो ये अंतर था, हमारे पास विवेक था, तभी हम जानवर से अलग थे। और आज तो हम बहुत चीजों में पीछे जा रहे हैं। और जब हिंदी साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान और मानवतावादी समीक्षक तलातल प्रवेशी अनुचित अध्यवसायी अनुसंधाता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से जब उनकी पुत्री ने प्रश्न किया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उन्होंने कुछ दिनों तक मंथन किया, मनन किया। इसके बाद उन्होंने एक ललित निबंध उस पर प्रस्तुत किया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और उसमें ये बताने की कोशिश की। वो भारतीय संस्कृति के एकदम प्राचीन काल में जाते हैं और कहते हैं कि प्राचीन काल की वो स्थिति थी कि आदमी भी जानवरों की तरह इस नाखून से हिंसा करता था, शिकार करता था, सुरक्षा करता था। आदमी तो आज सभ्य हो गया, अब जानवर नहीं है। ये वृत्ति आज भी जिंदा है। इसलिए तो आदमी और आज आदमी से जब किसी आदमी से वैमनस्य और शत्रुता होती है तो उस समाज में पनप रही है
श्रीमती सरोज यादव जी ने उस पर अपनी लेखनी उठाई है, अपनी बात कही है और भारत की संस्कृति की प्रशंसा की है और उसे पुनः सुरक्षित संरक्षित करने की बात की है। भारत की संस्कृति कराहती सड़कों और फुटपाथों पर सामाजिक इस पर में मैं आगा श्री सोहन लाल जी से कृपया आप मंच पर आएं। रहे हैं हम सभी के मध्य जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे साथ। देखिए मैम और सम्मानित अतिथियों के क्रम में ही मैं आवाज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती ममता पटेल। कोई कर जाए तो अच्छा है, कोई सूरज नया देगा सदा अपने ख्यालों को, और फटी इस उपनिषद पर जिल्द चढ़ जाए तो अच्छा। फटी इस उपनिषद पर जिल्द चढ़ जाए तो अच्छा। मित्रों, मैं कवियों की संवेदना के जापान पर एकदम सुबह 1948 में किसी तिथि को बम गिरा देता है और 80 लाख लोगों की मौत एक साथ हो जाती है। ये काम एक राष्ट्राध्यक्ष कर सकता है, एक राजनयिक कर सकता है। ये सारी चीजें सोचने का विषय। बशीर बद्र ने एक पंक्ति कहा था कि ये बस्तियां जली, ये बाजार क्यों लूटे, मैं चांद पर गया था मुझे कुछ पता नहीं। आदमी ने लंबी दूरी तय किया लेकिन वो आदमी के दिल तक नहीं पहुंच सका, ये कष्ट का विषय है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की धरती है। संत नदंत भांति ध्यानंत व्यक्तंत समाज स्वसंति नद्या घना मत गजा वरांता प्रिया विहीना सिखना पलंगा मुक्ता समाभम सल्लम पतिद्वय सुनिर्मल पत्र पुटेशु लग्नम हृष्टा विवर्णाच्छादन विहंगा सुरेंद्र दत्तम त्रिस्ता पिबंध। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि निसर्ग ने, सौरभ ने, पराग, लेकिन आज़ादी के प्रति जो हमारा कॉन्सेप्ट था, हम जिस रूप में आज़ादी को फील किए थे वैसा दिखा नहीं। आज़ादी कैसी हो गई थी? किसी ने कहा कि होरी पड़ा अचेत खेत में और धनिया खाए पहाड़ रेत में और गोबर भटका शहर शहर में, यही हाल दिखता घर घर में और प्रेमचंद के बिना दूसरा कौन लिखे गोदान। ये एक सवाल था कि हिंदुस्तान का दर्द पहचाने कौन। जो कि निठारी कांड को सोचूं तो उनके अंदर जो दर्द है, लड़कों का जो यौन शोषण हुआ, मारे गए, हिंसा हुई, ये ठीक उसी तरह से हुई थी जैसे अस्थि समूह देख रघुराया। उन्होंने कहा कि भुज उठाए प्रण कीन और निश्चरहीन करऊं मैं। ये बात कहा था राम ने। जब ऋषि मुनियों का अस्थि को देखा था, उनकी हड्डियों को देखा तो ये कहा था। और ठीक वही बात, वही दर्द सरोज यादव में भी है। यह संवेदना ही किसी कवियत्री या कवि की योग्यता है। अगर वो संवेदनशील है तो वो बड़ी कवियत्री है, अगर संवेदना नहीं है और इस क्रम में ही मैं बुलाना चाहूंगी स्थित हैं और इसके साथ सम्मान बुलाना चाहूंगी अभी अभी जिनकी मधुर आवाज में हम लोगों ने सरस्वती वंदना देखिए तैयारी नहीं था, इसलिए वो संवेदनाओं से जूझ रहे थे और बार बार आर्थिक जो ये आजादी हमें प्राप्त हुई है, कोई बड़ा हो जा रहा है और कोई छोटा रह जा रहा है, इसके बीच की समानता कैसे दूर करें, इसके लिए जो उनका सपना था वो नहीं पूरा हो पाया। ये बातें समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग था और जिसके पास थोड़ी सी भी रचना धर्मिता जिसमें थी, उसने कलम चलाया, लिखना शुरू किया। और मैं समझता हूँ भक्ति काल के बाद जो स्वतंत्रता प्राप्ति के अंतर कर रहे थे, जो बंदूक की गोली नहीं कर सकती थी उनकी कलम कर रही थी। उन्होंने बड़े बड़े लोगों के कान ऐसे, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने सुधारा। लेकिन जब समाज ठीक हो जाता है, समाज आदि हो जाता है, तो वो उन सब सारी हमारे काम से सारे कभी लेकर क्या उससे भी ज्यादा स्वतंत्रता में आगे बढ़ा गया और कहा गया कि ब्रह्मा भी नियत के नियमों से बने।
लेकिन वो चला देता। आज के दौर में जब हम जिस समाज में उसमें मुझे उन्होंने जब जो समय था उसको कैसे उन्होंने गुमराह किया समाज को, क्योंकि प्रेमचंद जी तो कहते थे कि जो साहित्य है वो समाज के आगे चलने वाली मसाल उनके रचना धर्मिता के पास है, वही कुछ इस देश को रास्ता दिखा। सर विशिष्ट अतिथि श्री राजा राम यादव जी से मैं आग्रह करती हूँ। राजा राम सिंह जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नरेंद्र जी, डॉक्टर दिलराम जी, राजेंद्र प्रसाद जी, यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित सभी साहित्यकारों, मनीषियों, तपस्वियों की धरती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सारे लोग जानकार हैं। मैं साहित्यकारों की दुर्वासा दत्तात्रेय की धरती है और ये मनीषियों की धरती है। हर क्षेत्र में इसीलिए कहा गया कि आजमगढ़ से जो जर्रा यहाँ से उगता है वो नैयरे आजम होता है। हमारे आजमगढ़ को एक गौरव प्राप्त है कि पहले चीफ जस्टिस भी आजमगढ़ के हुए थे, पहले एडवोकेट जनरल भी आजमगढ़ से ही हुए थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुंवर सिंह के विषय में आप जानते ही हैं। राजा बेनी माधव ने अंग्रेजों का मुकाबला में क्या हो रहा है, ऊंच नीच, जात भेद, महिला पुरुष का अंतर, सारी समस्याओं पर वो हमेशा चिंता व्यक्त करते थे और उनकी अभिव्यक्ति परिलक्षित होती है इस पुस्तक में। हालांकि मुझे भी पढ़ने का सौभाग्य तो नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए मैं उसके विषय में तो नहीं कुछ तिरोहित हो रही है और वो तो लंबा होगा। मुझे एक संस्मरण याद आ गया, बनवारी लाल जी क्या सोचते थे, एक घटना उनके जीवन की बता करके। दूसरी स्थिति थी, संपन्नता इतनी नहीं थी, उनके पास फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं थे, इन्होंने अपना पैसा दे दिया, उनका फॉर्म भरवा दिया, अपने परीक्षा छोड़ दिया, वो पास हो गए। तो वो तो पढ़ते जमाने से ही उनके अंदर ये कल्पना थी, ये यहाँ पर उपस्थित होगा पहला कवि ही तो, और आह से उपजा होगा गाम, और निकल कर आहों से चुपचाप वही होगी कविताएं। कहने पर जो दर्द होता है एक कवि का है, उसका खुद का दर्द नहीं होता, उसका दर्द समाज का दर्द होता है, देश का दर्द होता है, पीढ़ियों का दर्द होता है, और अतीत के साथ वर्तमान और वर्तमान के साथ भविष्य की सोच का भी दर्द होता है, और तब उसके दिल से कविता निकलती है। कविता तो आसान है लेकिन गद्य बड़ा मुश्किल है। और जब कल्पना पर कोई जो भाषाओं को लोग पढ़ते हैं, अरे हिंदुस्तान कैसा मुल्क, इस तरह का महाकाव्य, लेकिन इसके काव्य महाकाव्य से, इसकी संस्कृति से, भाषा की रिचनेस से, यहाँ के लोगों की सिधाई से, सज्जनता से, कहते हैं पीस लविंग कंट्री है, ये पीस लविंग कंट्री। बहुत सज्जन लोग यहाँ के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, जो दगा की भाषा नहीं जानते, दगा खाते हैं, भाषा दगा नहीं जानते, संवेदना व्यक्त करते हैं, दूसरों की मदद के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन दगा नहीं देते। परिणाम क्या हुआ, हम संतुलन कायम करने में कहीं गाफिल हो गए। इसकी इंदिरा जी का जिक्र इस किताब में मैं जरा सा पढ़ा, मुझे टाइम नहीं मिला पढ़ने, कभी देखा जरा देख पढ़ना उड़ रहा था। और 71 की जंग में को उनकी तारीफ किया, स्वर्गीय श्री बनवारी लाल यादव ने तारीफ किया कि हिंदुस्तान की धरती में एक ऐसी महादेवी हुई जिसने शिकस्त दिया दगाबाज को। स्थिति यह है कि 1999 में कारगिल में दगा हुआ, उनके भाषा और साहित्य में जानते क्या पढ़ाया जाता है, दगा कैसे दिया जाए, कब दुश्मन से किस दाव से दगा दिया जाए। ये उनके राष्ट्र कविता है, राष्ट्र की कविता है, चाइना की है। दगा देने की कला, दगा देने महारत, कब पीछे हटना चाहिए, कब आगे बढ़ना चाहिए, कब मार करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, हम उससे वाकिफ नहीं थे। लेकिन मैंने कहा ये तो अमृत महोत्सव है, अमृत महोत्सव वर्ष है, दोनों थोड़ा सा मुझे लगेगी। मैंने कहा कहीं पूर्व जिलाधिकारी महोदय जो भाई एक बहुत बड़े मतलब, तो मैंने कहा जरूर उसको पढ़ा होगा, सोचा होगा, है ना, है तब किसी किताब को सोच के दिया होगा। तो स्थिति ये है कि
साहित्य के लोग जो है समाज को जागरूक करते रहें। अगर जो समाज को जागरूक नहीं करेंगे तो हम अच्छा इंसान नहीं बन गए। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, पर सबने कसम इंसान न बनने की कसम खाई, पर सबने इंसान न बनने की कसम खाई। आप पढ़े होंगे, ये नीरा फाजली बंबई की इनकी बात कर रहा हूँ। स्थित है कि आज हम देखें दुनिया के, देखो संतुलन में कहीं खोट कूद चूक रहे हैं। देखिए ऐसा है, सही गलत का मूल्यांकन करना बड़ा मुश्किल है। हर 10 वर्ष की उम्र पर विचार बदल जाते हैं। मैं 40 साल, 45, 50, 60, 65 साल, 70 साल की उम्र तक मैं सोचता रहा जो गलत समझ कर नहीं हो तो बिल्कुल सही है। आज देखें दुनिया का, हमने पड़ोसी देखते हैं 200 किलो आलू बगल के देश में 200 साल की चौथी दर्जा में पढ़ाई जाती है, उर्दू की है। टहनी पर किसी सजर के बुलबुल था, कोई उदास बैठा और कहता था हो गया अंधेरा, उड़ने चुगने में दिल उजाला। और सुनकर बुलबुल की आह जोरी जुगनू कहीं पास ही से बोला, कीड़ा हूं मैं जगह था, ले चलूंगा आसियां तक। हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। ये साहित्यकार अपनी कुर्बानियां देकर, अपनी कलम घिस करके, रात दिन मेहनत करके समाज को दिशा देते हैं, दर्शन देते हैं, चिंतन देते हैं, जागरूक करते हैं। सोई हुई औलादों को सरहद पर सुरक्षा के लिए मर मिटने की प्रेरणा देते हैं। यही दिनकर हैं, यही प्रदीप रामचंद्र नारायण द्विवेदी उर्फ प्रदीप, यही तो हैं जो जिनकी रचना सन 62 की ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये अमर रचनाएं हैं, ये अमर रचनाएं हैं। आपकी इसी सरजमी के कैफी आजमी साहब कर चले हम फिदा जानतन साथियों। और ये तो विद्वानों की धरती रही भाई, महापंडित राहुल संस्कृतायन, अयोध्या सिंह उपाध्याय और बहुत सारे लोग यहाँ एक से एक बड़े हैं लोग रहे हैं। तो आप लोग अब जब हो जाते हैं तो कहते हैं भाई ये तो अपेक्षाओं पे कुछ खरा नहीं उतर रहा, कुछ भटक रहा रास्ते से, कुछ भटका हुआ रहा है, उसके दीन ईमान में कुछ गड़बड़ी आ रही है। अधिनियम आया जो बहुत सख्त अधिनियम हुआ और उसमें कुछ अंकुश लगा, तब मैं पढ़ा था, इस किताब को पढ़ा था। और उनकी रचना बहुत बेजोड़ है। और मैं सरोज जी से भी यही आग्रह करूँगा कि एक कोई रचना ऐसी हो जाएगी लिखते लिखते लिखते। एक दिन मैं फेसबुक पर पढ़ा था, मनीषा मिश्रा कोई समवन अनुराग, फेसबुक पर मैंने पढ़ा, कविता मुझे बड़ी रास आई, मैंने कभी पसंद आई मुझको, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो मैंने कहा भाई आजमगढ़ में अच्छे अच्छे लोग हैं, कोई एक ऐसी रचना, एक ही रचना होगी। कहा एक ही चीज आदमी को अमर कर देते हैं, नेवरदलेस द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यही तो कहा था गैलीलियो ने। अरे भाई जिस गैलीलियो को 80 वर्ष में सजा दी गई, कहा ये देखिए सब पागल है, पृथ्वी कह रही घूम रही है, दुनिया देख रही, सूर्य उगता है अस्त होता है, यही सब कहते हैं। तो सारे विद्वान कहते हैं सर ये पागल हो गया, उल्टी बात कर मालूम है, ये ऐतिहासिक गलती हुई। तो बहुत से काबिल लोग समाज में हैं जो हैं, उनकी योग्यता का, उनकी काबिलियत का हम लोग फायदा नहीं उठाए। देखिए हमारे मंच भाई बैठे हैं, हम बहुत नाम सुने हैं, श्री राजा राम सिंह जी साहब का जो बड़ी हैं। अरे भाई अनुरागी वो हमारे, किसी को आसमां और किसी को जमीन नहीं मिलती, सभी को नहीं। इसलिए हम जितना कल्पना करते हैं उतना देखो थोड़ा सा, लेकिन तब भी बहुत सुधार हुआ है। 2 वक्त की रोटी खाना नहीं मिलता था इस देश में, ख्याल करिए आज कहाँ हम जा रहे हैं और आगे निकलेंगे। हमें उम्मीद रखना चाहिए। और जो ये भी जो बुराइयाँ हैं, इन शब्दों के साथ मैं मंच पर उपस्थित सभी मेरे अग्रज हैं, और मैं इन लोगों से सुबह इनकार कर रहा, मुझे कहाँ भाई मुख्य अतिथि ले जा रहे हो, बहुत विद्वान काबिल लोग वहाँ पर हैं, मैं भी सुन लूँगा उनके चल करके, नहीं माने और बैठे। देखिए डॉक्टर साहब आप लोग, मैं सबकी तहे दिल से मैं शुक्रिया के साथ आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। विद्वज्जन, परम आदरणीय और सामने बैठे हुए साहित्य प्रेमियों, हम और मैं देख रहा हूं कि जितने लोग आए थे उसमें 2-4 बढ़ गए हैं, घटे नहीं हैं। और इसका श्रेय जाता है आयोजकों पर। मनीषा मिश्रा जी हैं, सरोज जी हैं, इन लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। आज जिस काम के लिए मैं खड़ा हूं मित्रों, आपसे पहले कहता हूं कि मैं पुस्तक में थोड़ा प्रवेश करके आपसे बात करूंगा। निठारी का दर्द
सुलगती स्वतंत्रता, ये 2 पुस्तकें। मैं सबसे पहले सरोज जी को बहुत बधाई देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ और धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि अपने पिता की कविताओं का संकलन उन्हें बेटी ने उनकी पुस्तक निकाली, तो बेटियां इसीलिए आगे बढ़ रही हैं और वो आगे बढ़ती चली जाएंगी। सरोज जी बहुत आगे बढ़े, ये मेरा आशीर्वाद है, ईश्वर से प्रार्थना है। मैं विशेष रूप से निठारी का दर्द इस पुस्तक पर बात करूंगा। शुरू में, अब कहानी तो सब आप लोगों ने सुन ली कि निठारी में क्या क्या हुआ था, ये सब आपने सुना, पर ध्यान देने की बात यह है कि वो निठारी कांड आया, निठारी कांड गया, विलुप्त हो गया, लोगों की स्मृतियों से ओझल हो गया, खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है, निहितार्थ क्या है? सरोज जी शुरू में कहती हैं, मौन साध कर क्यों बैठी हो, बाहरी रे कुछ तो बोलो, धू धू कर जलती वसुंधरा अब तो अपने दृग खोलो। इसका एक विशेष अर्थ है। अर्थ यह है कि बहुत कुछ लिखा नहीं गया निठारी पर कविता के माध्यम से। बहुत पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा कविता लिखना कठिन होता जाएगा। कविता लिखना कठिन होता चला जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि बहुत कविताएं लिखी जा रही हैं, तमाम संकलन आ रहे हैं, पर उसी के साथ एक प्रश्न है कि लिखा जा रहा है कविता के नाम पर, सब कविता है क्या? और इसी में आपको उत्तर मिलेगा। कविता का ये धर्म है, कवि का भी ये धर्म है, कविता समाज के बारे में सोचे, ये कविता का धर्म है। और वो इसलिए कि कविता प्रथमतः आत्मगत होते हुए भी अंततः समाजगत होती है। सरोज जी समाज के बारे में सोचती हैं और कहती हैं, चाह जगी है मेरे मन में पीड़ा की अभिव्यक्ति बनूं, शोषित पीड़ित और उपेक्षित जनमन की मैं शक्ति बनूं। चाह ये जगी है कि मैं पीड़ा की अभिव्यक्ति बनूं। इतनी पीड़ा, निठारी में इतनी पीड़ा हुई, लेकिन कविता के रूप में बहुत कुछ नहीं आया। गद्य में, अखबारों में आया, संपादकीय लिखे गए, समाचार आए, लेकिन होते मैं बने। वहाँ तुमने गलत किया, मैंने सही किया, वहाँ ये होता है। जनता से जुड़े मुद्दे आते नहीं। और ये जो दर्द है, ये जो सरोकार है सरोज जी का कि संसद मौन है, ये उनका अपना अकेला नहीं है। बड़े बड़े कवियों ने पहले भी ये बात कही है, क्योंकि संसद शुरू से आज तक जनता से जुड़े मुद्दे को उठाने से कतराती रहती है। धूमिल की पंक्तियां हैं, एक रोटी सेक न रोटी बेलता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वह तीसरा कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। ये धूमिल का भी सरोकार है। और मैंने ये पाया कि ये नवोदित कवित्री झोपड़ियों की देख दुर्दशा, बिहस रही अट्टालिका। झोपड़ियों की दुर्दशा देखकर अट्टालिकाएं बिहस रही है। झोपड़ियों में जो रहता है मजदूर, उस अट्टालिका को वही बनाता है। तो सरोज जी सचमुच वहां पहुंचती है जहां निराला जी है। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, वहां पहुंच जाती। जौनपुर से किसी बड़े कवि ने कभी लिखा था कि ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है, जो अपनी बुलंदी पे इतरा रही है, जरा इसके गमले के फूलों को सूंघो तो खूने गरीबा की बू आ रही। झोपड़ी के पास अट्टालिका, वो अट्टालिका बनी है झोपड़ी में रहने वाले के शोषण से। शोषण में पशु अपने आप नहीं जाते, उसको दौड़ करके शिकार करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हमारी संस्कृत भाषा मेहनत करना सिखाती है,
भाग्य के भरोसे बैठना नहीं सिखाती, तो तुम भाग्यवाद की बात क्यों करते हो? और भगवत गीता में चातुर्वर्ण मया सृष्टि जो कहा गया है, कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण मेरे द्वारा बनाया गया। तो सरोज जी कहती है इसकी गाथा अभी अधूरी है, सारी बात सामने आई नहीं। और वेद विद्वानों ने महाभारत पढ़ करके उसको विद्वानों ने कहा है कि ये चातुर्वर्ण मया सृष्टि ये कृष्ण कथन नहीं है। सेक रहे सब रोटी है, किसी भी दल का मुखिया हो नीयत सबकी खोटी है। जानता नहीं था। अच्छाई के लिए कोई जाने, अच्छाई के लिए किसी गांव का नाम हो जाए दुनिया में, यह बड़ी अच्छी बात है। पर होता इसलिए है कि वहाँ जघन्य अपराध हुआ है और राजनीति के लोग पहुँच कर उसको उभार रहे हैं। मीडिया के लोग भी कैमरा लेकर घूम रहे हैं। ये बातें सरोज जी कहती हैं कि मीडिया के, उसको सरोज जी ने बखूबी कायम रखते हुए कहा, अतः ढाल ले कर्तव्यों की, छीनो सब अपने अधिकार। वो कहती है कर्तव्यों की ढाल लेकर छीनो, तलवार लेकर नहीं। यहाँ गांधीवाद भी आता है। अपने अधिकार छीनो, तुम पहले अपने आप को सशक्त बनाओ, आगे बढ़ो, छीनो अधिकार। और कहती है मांगने से अधिकार नहीं मिलता, मांगने से प्रतिकार और तिरस्कार मिलता है। तो अधिकार तो मित्रों छीना था बहुत बखूबी बड़ू कायदे से मीरा ने नहीं कहा मेरा अधिकार मुझे दे दो, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, गिरा वाणी शब्द और अर्थ, ये दोनों पानी और लहर की तरह है। कहने के लिए पानी अलग है, लहर अलग है। कड़वी इतनी कसैली बात लिखूं, शेर की मैं तहजीब निभाऊं या अपने हालात लिखूं। अपने हालात लिखना है, जो बात लिखनी है, जो कहना है, जो तथ्य है। बात कहता हूँ कि सरोज जी की इस कविता को जितने मनुष्य पढ़ेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य अवश्य बनेंगे। मैं शुभकामना देता हूँ कि ये कविता लोगों के बीच जाए, लोग इसे पढ़ें, बेहतर मनुष्य बने, सरोज जी को यश मिले। उनके भीतर बड़े कवियों के सरोकार वर्तमान हैं, ये कवित्री आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर राजाराम सिंह जी, मुख्य अतिथि श्री कमला प्रसाद यादव जी, विशिष्ट अतिथिद्वय श्री नरेंद्र नाथ यादव जी और डॉक्टर राजाराम यादव जी, और जिन्होंने पुस्तक की समीक्षा लिखी है हमारे परम श्रद्धेय हैं डॉक्टर राहगीर जी। आप सभी और इस सभागार में जितने भी लोग उपस्थित हुए और हमारी पूरी कार्यकारिणी जी ने, उन सभी के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और सबका तहे दिल से आभार ज्ञापित करती हूँ। और समय चूँकि बहुत लंबा अंतराल हो गया है समय सीमा की, कि कैसे स्वागत करूँ आपका। वाणी में माधुर्य नहीं है, मन का भाव व्यक्त करने को शब्दों में चातुर्य नहीं है। मेरी शब्दों की अल्पता को आप सभी महसूस करेंगे, मेरे भाव प्रसून को जो है वो स्वीकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रथम सत्र के बाद द्वितीय सत्र के संचालन के लिए परम श्रद्धेय श्री डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप मंच पर आएं और कार्यक्रम को अग्रसर करें। धन्यवाद सर। फजीहत में हमारी जान कर देंगे, हमें भी एक दिन के वास्ते सुल्तान कर देंगे। और तुम्हारा जुर्म घर ऐसे ही बढ़ता जाएगा एक दिन, तुम्हारा जुर्म घर ऐसे ही बढ़ता जाएगा एक दिन। हमें भी देखिए हम जंग का ऐलान कर देंगे, हमें भी देखिए हम जंग का ऐलान कर देंगे। अफसल जी यहाँ आए हुए हैं, मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूँ। बात सरोज जी ने कहा कि
एक सत्र का समापन हुआ है, लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ कि उससे थोड़ी सी बात बाकी है, उसे अभी पूरा कर रहा हूँ, चाहे वो चूक हुई है चाहे न, जो भी बात हो। यहाँ जो आज का जो दुर्लभ संजोग है, मुझे लगता है कि जो मैंने देखा है या मैं जो देख रहा हूँ, लोगों ने नहीं कहा, एक चीज़ कोई ऐसी बात नहीं देख रहा हूँ जो लोग नहीं देख रहे हैं, बड़ी सामान्य सी बात मैं देख रहा हूँ, और वो ये देख रहा हूँ कि यहाँ दो दो राजा राम इकट्ठा हो गए हैं। कमला सिंह तरकस को मिलाकर दो दो कमला प्रसाद इकट्ठा हो गए हैं। मैं है, और यह दुर्लभ संजोग और है कि मातृ दिवस के दिन पिता को इतनी बड़ी श्रद्धांजलि अब तक मैंने नहीं देखा था, जो किसी एक साथ दो दो किताबें संजय करके सरोज यादव ने अपने पिता को जो श्रद्धांजलि दी है। मैं 4 पंक्तियां इस पर जरूर कहूंगा कि जब भी सांसों के साथ उम्र को चलते देखा, जब भी सांसों के साथ उम्र को चलते देखा, एक ही रात में 2 चांद निकलते देखा। जब भी सांसों के साथ उम्र को चलते देखा, एक ही रात में 2 चांद निकलते देखा। और निठारी कांड की बात की गई है, बस गए शक के घरौदों में ये रिश्ते नाते, बस गए शक के घरौदों में ये रिश्ते नाते। बागवा को भी जब से फूल मसलते देखा, बागवा को भी जब से फूल मसलते देखा। आदरणीय श्रोताओं, अब मैं आपको कविता के लोक मिले चलूंगा, जहां आपको रसमयता मिलेगी, आनंद मिलेगा, और इतना कहूंगा सब मिला के आप लोगों के जो कुछ सुना गया, कहा गया, आप लोग मेरे भाग्य से बचे हुए हैं, यहाँ रुके हुए हैं, तो आधा घंटा का समय और दीजिएगा। ये शाम बहुत सजी हुई है, इसमें आप लोगों की सहभागिता होगी तो निश्चित रूप से यह काव्य मंच आगे बढ़ेगा। जब रचना धार्मिकता की बात आती है, किसी की संवेदना की बात आती है, तो मुझे लगता है कविता की परिभाषा जो दी गई वो बातें और हो सकती हैं, लेकिन कविता का जो तेवर और कलेवर की बात कही, तो मैं कह सकता हूं कि कविता और कुछ नहीं है, कविता वाल्मीकि की करुणा है, कविता वाल्मीकि की करुणा है, कविता क्रौंच की पीड़ा है, कविता राम का आदर्श है, कविता जीवन का उत्कर्ष है, कविता कृष्ण के वंशी की तान है, कविता गीता का ज्ञान है, कविता बुद्ध का वैराग्य है, कविता कर्म और भाग्य है, कविता कबीर की अनहद नाद है, कविता आत्मा से परमात्मा का संवाद है, कविता मीरा के पैजनियों की आवाज है, कविता परिंदे की परवाज है, कविता जीने का अंदाज है, और कविता हमारी आपकी पूरे समाज की आवाज है। एक बार जोरदार तालियों से आप कविता का सम्मान करें कि ऐसे सभी लोग इस मंच को अगर छोड़ दे रहे हैं तो मुझे कहना पड़ेगा कि अनुपस्थित अध्यक्ष महोदय, अनुपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, अनुपस्थित नहीं तमाम मातृ शक्तियां बैठी हुई हैं, उनके संदर्भ बात नहीं कर रहा हूं। एक व्यक्ति फोटो खींचने गया तो उसने कहा कि फोटो खींचा जाए, तो एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, हमारी चाची फोटो नहीं खिंचवाएगी। कहा क्यों नहीं खिंचवाएगी चाची आप फोटो? कहा हमारी चाची फोटो नहीं खिंचवाएंगी। कहा क्यों नहीं खिंचवाएंगी, बड़ी कुरूप है क्या? कहा नहीं कुरूप नहीं है। कहा उनको कैमरे से डर लगता क्या? कहा ऐसा कुछ नहीं है। कहा आखिर तो फोटो जाइए। ये सबसे कठिन बात है कि 1 सेकंड चुप हो जाइए। मैं सरोज यादव को बुला रहा हूं उनके इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए, वो फोटो खिंचवा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज यादव जाएं और अपने हिस्से का पाठ करें। इसी में संदर्भित करते हुए मैंने थोड़ा सा स्पष्ट किया है। देखें, कविता सविता सी कल्याणी, सहज भाव का प्लावन है,